डार्क स्पिरिट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन फैंग का लिन जैन के साथ मैच स्टार्ट होने से पहले ही सेकंड एल्डर कहते हैं, लिन फैंग तुम इस मैच को हार चुके हो और लिन जैन ने इस मैच को जीत लिया है, चलो जल्दी से स्टेज से नीचे उतर आओ। लिन फैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, मैंने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया और मैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ। सेकंड एल्डर उसे कहती है, मैं इस मैच का रेफरी हूँ और मैं ये बात डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ पर जीता है कौन हारा है। जबकि फैमिली हेड लिन फैंग के फादर कहते हैं, लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, लगता है कि किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है कि फैमिली हेड यहाँ पर बैठा हुआ है और तुम मेरे सामने यहाँ पर फैमिली के रूल्स को तोड़ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि कंपटीशन में बिना फाइट किए या फिर सामने वाले के सरेंडर किए बिना तुम लोग यहाँ पर किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो इस फाइट को हार चुका है। मैच के स्टार्ट होने से पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बेटे को बाहर निकालने की, तुम्हारे पास ऐसे राइट्स नहीं है। सेकंड एल्डर से कहते हैं, फैमिली हेड हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मैच का नतीजा क्या निकलने वाला है। लिन जैन हमारे लिन फैंग को बहुत ही आसानी से हरा देगा। मैं तो यहाँ पर ये वाला फैसला करके आपको यहाँ पर ह्यूमिलिएशन से बचा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेटा यहाँ पर मार खाएगा ये तो हमारी लिन फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा यंग मास्टर किसी से मार खाए। फैमिली हेड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो तुम यहाँ पर मुझे ह्यूमिलिएशन से बचाना चाहते हो, पर मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। लिन फैंग के फादर उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारी रेफरी की पोजीशन तुमसे छीन रहा हूँ, जाओ जाकर चुपचाप वहाँ पर कोने में बैठ जाओ। तो हमारे इस कंपटीशन के अगले होस्ट ग्रेट एल्डर होंगे। थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं, नहीं मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करता। ग्रेट एल्डर भी उसे कहते हैं, मैं भी इस बात के लिए एग्री नहीं करता। लिन हाई उनसे कहते हैं, लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात से डिसएग्री करते हो। मैं फैमिली का हेड हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया है तो तुम्हें इस डिसीजन को मानना पड़ेगा। वो सभी लोग जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, फैमिली हेड ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर आपके फैसले को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपको फिर भी इस बारे में सोचना चाहिए। सेकंड एल्डर पिछले कई सालों से हमारे साथ हैं। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं, फैमिली हेड एल्डर ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, हम सभी को लगता है कि सेकंड एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो बस हमारी लिन फैमिली की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपका फैसला ये गलत है, उनको उनकी पोजीशन से ना हटाया जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने बेटे की वजह से सेकंड एल्डर से बदला ले रहे हैं, आप अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार रहे हैं, इससे हमारी लिन फैमिली की और भी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इस बार की एनुअल मीटिंग तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और दिलचस्प भी है। लगता है कि इस बार ये लोग फैमिली हेड की पोजीशन इनसे छीन ही लेंगे। सेकंड एल्डर और ग्रेट एल्डर ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। तो फैमिली हेड यानी कि लिन फैंग के फादर उनसे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर एक बहाने की तो जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बहाना दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फैसला करता हूँ, मेरा बेटा लिन फैंग तुम्हारे इस लिन जैन के साथ फाइट करेगा। अगर मेरा बेटा लिन फैंग यहाँ पर लिन जैन के साथ फाइट करते हुए हार जाता है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से यहाँ पर तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा हार जाता है तो मैं अपनी फैमिली हेड की पोजीशन को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरा बेटा यहाँ पर जीत जाता है इस बात का मतलब ये होगा कि मेरा बेटा कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा काबिल है। और सेकंड एल्डर की सोच बहुत ज्यादा छोटी और घटिया है। सेकंड एल्डर को मेरा एक पंच खाना होगा और मेरा पंच खाने के बाद उन्हें अपनी सेकंड एल्डर की पोजीशन को भी छोड़ना होगा। थर्ड एल्डर ये बात सुनते ही जल्दी से इस बात के लिए मान जाते हैं। ग्रेट एल्डर भी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैन ने अगर लिन फैंग को आसानी से हरा दिया फैमिली हेड की पोजीशन थर्ड अंकल के पास चली जाएगी। दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर साथ ही ग्रेट एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं, सेकंड एल्डर कहीं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। जबकि सेकंड एल्डर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लोग तो पानी का भरा हुआ घड़ा मेरे सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ करने के लिए इन्होंने कहा था, और अब अगर यहाँ पर गलती से भी लिन फैंग जीत गया मेरी पोजीशन भी जाती रहेगी और मुझे लिन फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। जबकि सेकंड एल्डर जो कि लिन हैंग के फादर हैं भी वहीं पर खड़े सोच रहे होते हैं, अगर ये कचरा लिन हैंग को हरा सकता है तो इसका मतलब ये लिन जैन को भी हरा सकता है, ये लोग बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। तो सेकंड एल्डर कहते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ पर इस मैच को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये वाला मैच लिन जैन और लिन फैंग के दरमियान में होगा। लिन जैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और लिन फैंग से कहता है, तुम ना सिर्फ एक कचरे हो बल्कि अपने कचरा होने के साथ साथ तुम अपने फादर को भी अपने साथ खींच रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर के भी इंसल्ट होने वाली है और साथ ही फैमिली हेड की पोजीशन भी जाने वाली है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं लिन जैन फाइनली यहाँ पर इस मीटिंग में अपनी फैमिली के नए हेड की पोजीशन को डिसाइड करने वाला हूँ। अब ये मेरे हाथ में है कि यहाँ पर क्या होगा। और वो जल्दी से अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करता है। उसकी स्पिरिट पावर वेपन टाइप होती है और वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से तलवार बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लिन फैंग उसकी तलवार को देखकर कहता है, जिस तरह तुमने अपनी तलवार को पकड़ा हुआ है ये तरीका बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें तो तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसे वो अपनी तलवार के साथ लिन फैंग के करीब पहुंचता है, लिन फैंग अपने हाथ को सामने की तरफ झटकता है और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। साथ ही हमारा लिन फैंग अपनी कोहनी को सामने की तरफ करते हुए उसे एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। लिन जैन उड़ता हुआ
अरीना से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बॉसदा हैरान हो जाते हैं कि लिन फेंग ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ लिन जियान को अरीना से बाहर फेंक दिया और इस मैच को जीत लिया। लिन जियान गिरने के बाद वहीं पर होता है, जबकि हमारा लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास वेपन टाइप की स्पिरिट एनर्जी है, लेकिन तुम्हारी तलवार बिल्कुल बेकार थी। एक तलवार का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए और बहुत ज्यादा रुथलेस होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तुमने अपनी तलवार को पकड़ा था बिल्कुल बेकार तरीका था। तो तुम ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम तो तलवारबाजी करने के नाम पर एक धब्बा हो। साथ ही लिन फेंग उसे कचरा बोलने के बाद वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लिन फेंग के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो मेरे बेटे ने यहाँ पर इस मैच को जीत लिया है, तो अगर मेरा बेटा यहाँ पर इस मैच को जीत चुका है तो सेकंड एल्डर जल्दी से तैयार हो जाओ मेरा एक पंच खाने के लिए। इस तरह की हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था, तुम एक पंच खाने के बाद अपने लिन फैमिली की पोजीशन को छोड़ दोगे, तुम एक एल्डर नहीं रहोगे। क्योंकि सेकंड एल्डर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। जुनहाई के फादर जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सेकंड एल्डर घबरा कर कहता है जुनहाई ये तुम क्या करने वाले हो, करीब मत आना, मुझे पंच मत मारना। लेकिन लिन फेंग के फादर तो अब ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर इल्जाम जो लगाया गया था वो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद सेकंड एल्डर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि सेकंड एल्डर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फेंग के थर्ड अंकल कहते हैं लिन हाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सेकंड एल्डर ने हमारी फैमिली को पिछले कई सालों से सर्व किया है और वो हमारी लिन फैमिली का हिस्सा है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज उसको माफ कर दो। लिन फेंग के फादर उसे कहते हैं नहीं इसको माफ नहीं किया जा सकता, और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए सेकंड एल्डर की पीठ पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं। सेकंड एल्डर जख्मी होकर वहीं पर गिर जाते हैं। लिन फेंग के फादर कहते हैं कोई यहाँ पर स्टेज पर आओ और सेकंड एल्डर की बॉडी को यहाँ से उठाकर ले जाओ और इसे जाकर बाहर फेंक दो, आज ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। फिर साथ ही वो थर्ड अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो बड़े भाई क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है। ग्रेट एल्डर और थर्ड अंकल वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं हमें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है कि सेकंड ब्रदर की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर बार इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिन फेंग के फादर अपनी फैमिली के सिक्स एल्डर से कहते हैं सिक्स एल्डर इस टूर्नामेंट के रेफरी अब से तुम बनोगे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मैच को कंटिन्यू करो। सिक्स एल्डर कहते हैं ठीक है फैमिली हेड। लिन फेंग के फादर अपने बड़े भाई से कहते हैं अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अगली बार मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, और इसी तरह मैचेस कंटिन्यू रहते हैं। बाकी के बचे हुए 32 बच्चे भी वो सारे अपने ग्रुप्स के 7 बच्चों के साथ फाइट करते हैं। उनमें से काफी सारे बच्चे तो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनका ओपोनेंट काफी ज्यादा टफ है। सिक्स एल्डर कहते हैं तो हमारी बाकी की सारी फाइट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हमारे थर्ड राउंड की बारी है। थर्ड राउंड में हमारे पास सिर्फ 8 फाइनलिस्ट बचे हैं, ये 8 बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पर हमारे तीसरे राउंड में जो कि फाइनल राउंड है, इसमें हमारा सबसे पहला मैच लिन कियान और लिन जिंग के दरमियान में होने वाला है। लिन जिंग लिन कियान से कहती है मुझे ये बात पता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी सोल लेयर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगी ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ कि एक सोल लेयर के बंदे के साथ फाइट करके कैसा महसूस होता है। लिन कियान उसे कहती है सिस्टर क्यों नहीं, तुम मुझसे फाइट कर सकती हो, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी पावर्स को होल्ड बैक करूं। और लिन जिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो अपनी तलवार लेकर जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। लिन कियान अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने आइस स्पेल को यूज करती है, वो आइस पीरियड के साथ उसके पाँव को वहीं पर आइस में जमा देती है, न सिर्फ उसके पाँव को बल्कि उसकी पूरी बॉडी को ही आइस में कवर कर देती है और लिन जिंग वहीं पर नीचे गिर जाती है। सिक्स एल्डर कहते हैं हमारे इस मैच को लिन कियान ने जीत लिया है, लिन जिंग इस मैच को हार चुकी है, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं लिन कियान तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जबकि नेक्स्ट मैच में लिन जुन का सामना एक दूसरे लड़के के साथ होता है, उसके अपने कजन के साथ, तो वो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। वो सोच रहा होता है ये सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ तक तो पहुँच आया लेकिन इससे आगे नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ पर सेकंड मैच भी खत्म हो चुका है, तो थर्ड मैच की बारी आती है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लिन ली होता है, उसका सामना हमारे लिन फेंग के साथ होता है। तो लिन ली और लिन फेंग दोनों ही अरीना के सेंटर में खड़े होते हैं। लिन ली लिन फेंग से कहता है क्यों ना तुम मेरे ऊपर पहले अटैक करो। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर पहले अटैक करता हूँ। लिन ली हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मेरा ओपोनेंट एक कचरा है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ, चाहे तुम मेरे ऊपर पहले ही अटैक क्यों ना कर लो फिर भी मैं ही जीतूंगा। वो भी वहीं पर हंस ही रहा होता है कि लिन फेंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है, उसे एक जोरदार झटका देता है। लिन फेंग उसे अरीना से बाहर फेंक देता है। लिन ली उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार में जाकर पटकता है और दीवार भी टूट जाती है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ने सेमीफाइनल्स के फर्स्ट राउंड को बड़ी आसानी से जीत लिया, लिन ली को सिर्फ एक ही अटैक के साथ इसने हरा दिया। लिन ली भी सोच रहा होता है इस लड़के को सभी फैमिली वाले कचरा समझते हैं लेकिन मेरी नजर में ये एक जीनियस है, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मुझे अरीना से बाहर फेंक दिया है। सिक्स एल्डर कहते हैं तो हमने यहाँ पर थर्ड मैच को भी देख लिया, अब हमारा चौथा सेमीफाइनल मैच होने वाला है। हमारा चौथा सेमीफाइनल मैच लिन वू और लिन हैन के दरमियान में होने वाला है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, यानी कि ये दोनों ही काबिल हैं। लिन हैन दूसरे से कहता है लिन वू क्या तुम्हें लगता
लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत भी है। लिन वू उसे कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत है। देखने वाले सारे भी चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये किस तरह की बकवास है लिन वू, तुम्हें इसके साथ फाइट करनी चाहिए, तुम सेमीफाइनल तक पहुंचे हो, तुम लिन फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं कर सकते, चलो जल्दी से फाइट करो। लिन हैन लिन वू से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करनी तो चलो जल्दी से अरीना से नीचे चले जाओ। जबकि लिन वू आगे बढ़ता है और उसे कहता है यहाँ पर अरीना से नीचे मैं नहीं जाने वाला बल्कि तुम जाने वाले हो, और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसे कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम 3 तक गिनती गिनने के बाद यहाँ से नीचे नहीं उतरे तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। लिन हैन को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये भी अपनी सोल लेयर पर है और ये अपनी पावर्स को यहाँ पर छुपा रहा था। वो बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 2 लड़कों में फाइट हो रही होती है। एक का नाम लिन वू होता है और एक का नाम लिन हैन होता है। लिन वू अपनी छुपी हुई पावर्स को रिलीज करता है तो बाकियों को पता चलता है कि वो भी अपनी सोल लेयर पर है। वो अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि उसके सामने जो लड़का होता है वो अपनी की लेयर पर होता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यहाँ पर छुपा रहे थे। लिन वू वहीं पर अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करता है और कहता है मैं बस 3 तक ही गिनूंगा, 3 तक गिनने के बाद तुम यहाँ से नहीं उतरोगे तो तुम्हें खुद ही कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं हमारी लिन फैमिली तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस फैमिली है, हमारी फैमिली में एक दूसरा सोल लेयर का मास्टर निकल आया है। जबकि 6 एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहते हैं मेरा बेटा तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा फाइटर निकला, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर इस फाइट कंपटीशन को हार जाएगा, लेकिन ये तो अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा था, ये तो सोल लेयर तक पहुँच चुका है। जबकि थर्ड अंकल भी सोच रहे होते हैं इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था ताकि ये फाइनल में अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज कर सके, लेकिन ये मेरे प्लान के साथ अगर मैस अप करेगा तो फिर इसके लिए बुरा होगा। लिन वू जैसे वहाँ पर 2 पर पहुँचता है, लिन हैन और भी ज्यादा घबरा जाता है। लिन वू लिन हैन से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि इसलिए फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा कम है। जैसे यहाँ पर लिन वू से ये वाली बात करता है, लिन हैन कहता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं इस मैच को हार चुका हूँ। जैसे वो वहाँ पर सरेंडर करने की बात करता है हमारा लिन फैंग भी हंसना शुरू कर देता है। लिन हैन उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों हंस रहे हो, बाकी सभी लोगों की समझ आती है कि तुम्हारे जैसे कचरे को मेरे ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है। थर्ड अंकल भी हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ही बुरी बात है। लिन हैन यहाँ पर लिन वू से हार गया, उसने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि वो सोल लेयर पर है, लेकिन यहाँ पर अगर फैमिली का कचरा इस बात पर हंसेगा तो ये तो वाकई में बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है कि फैमिली के कचरे को तो इस पे पर हंसने का कोई भी हक नहीं है, जबकि वो खुद बहुत ज्यादा कमजोर है। थर्ड अंकल के पास 7th एल्डर खड़े होते हैं। 7th एल्डर कहते हैं जी है तो हमारी फैमिली का कचरा, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंट कचरा जरूर कह सकते हैं। जबकि लिन फैंग के फादर वहाँ पर इन सभी की जली कटी बातें सुन रहे होते हैं। लिन फैंग भी उन सभी की बातें सुनने के बाद वहाँ पर सीरियस सा लुक देता है। लिन हैन चिल्लाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हो, तुम सिर्फ एक कचरे हो जो कि हमेशा अपने फादर के पीछे छुपे रहते हो, तुम्हारे फादर की फैमिली पोजीशन की वजह से हमेशा तुम्हें एडवांटेज मिलता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर अरीना में आ जाओ। लिन फैंग उसकी बात सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अरीना की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, मेरे 1 कहने के बाद भी अगर तुम एरिना के सेंटर में खड़े रहे तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। लिन हैन भी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तो यहाँ पर लिन वू का डायलॉग चिपका रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ पर 3 तक गिनती गिने तक मुझे यहाँ से नीचे उतार सको। लिन फैंग जैसी एरिना में पहला कदम रखता है वो कहता है 3, तो जैसी वो 3 कहता है लिन हैन को महसूस होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लिन हैन कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रेशर तो मैंने लिन वू का भी महसूस नहीं किया जितना इसका प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लिन फैंग भी अपनी सोल लेयर पर पहुंच चुका है। लिन फैंग उसे 2 कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। लिन हैन और भी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाता है। देखने वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लिन हैन पीछे की तरफ क्यों हट रहा है, क्या वाकई में उसका प्रेशर इतना ज्यादा है, लिन फैंग ये कचरा नहीं है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो लिन फैंग वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे कहता है तो अब फाइनल वर्ड की बारी है, अब मैं 1 कहने वाला हूँ। लिन हैन कहता है मैं जहाँ पर डर के मारे जम चुका हूँ और मेरे पाँव हिल ही नहीं रहे, मैं अरीना से बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा। हमारा लिन फैंग वहीं पर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है तो लिन हैन को वहाँ पर अपने पाँव के नीचे एक बड़ा सा डार्क शैडो का मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो डर के मारे कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। लिन फैंग उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सरेंडर कर सकती हो, मैंने कहा था कि अरीना से बाहर जाना है। 7th एल्डर गुस्से के साथ कहते हैं कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर इसके सामने सरेंडर कैसे कर सकते हो। लिन फैंग के फादर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं 7th एल्डर आप एक एल्डर है,
मैच देखते हुए आपको यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, आपको खड़े होकर मैच देखना शोभा नहीं देता। थर्ड अंकल उसे कहते हैं आराम से बैठ जाओ। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर ज्यादा देर तक शो ऑफ कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका मुकाबला फुल लेयर के लड़कों के साथ होने वाला है। सिक्स एल्डर उन सभी से कहते हैं तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने आखिरी मैच को जीत लिया है, तो अब हम लोग यहाँ पर आधे घंटे की ब्रेक करने वाले हैं। आधे घंटे में जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फाइनल राउंड में 4 बच्चे एक दूसरे से आमना सामना करेंगे, 2-2 का मैच होगा। लिन कियान सिक्स एल्डर से कहती है सिक्स एल्डर हमें यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम लोग यहीं से फाइट को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लिन वो भी उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग इस मैच को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिन फेंग भी कहता है हाँ मैं भी इस मैच को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एल्डर उनसे कहते हैं अब जबकि चारों बच्चे इस बात के लिए राजी हैं, तो फिर ठीक है हम लोग अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल मैच लिन फेंग और लिन होंग के दरमियान में होगा, जबकि सेकंड मैच हमारे लिन कियान और लिन वू के दरमियान में होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारा ये वाला मैच स्टार्ट होने वाला है। देखने वाले बातें कर रहे होते हैं कि सिक्स एल्डर ने इन लोगों के मैचअप को इस तरह क्यों डिसाइड किया है। लिन फेंग को लिन होंग के साथ फाइट करनी है, क्योंकि लिन होंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो लिन वू और लिन कियान इन दोनों से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने लिन फेंग के साथ इसको फाइट करने के लिए मैचअप किया है। लेकिन लिन होंग फिर भी हमारे लिन फेंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। थर्ड अंकल खड़े होते हैं और सिक्स एल्डर से कहते हैं फाइनल मैच के शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। सिक्स एल्डर से कहते हैं हाँ ठीक है तुम कर सकते हो। थर्ड अंकल उन सभी से कहते हैं पहले वाली फाइट्स में हमने देखा कि सामने वाला सरेंडर करके बड़ी आसानी से इस फाइट को हार कर चला जाता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग अपने बच्चों की ट्रू पोटेंशियल को देखें। मैं चाहता हूँ कि इस बार रूल्स को चेंज करो, भी यहाँ पर सरेंडर करके फाइट से हार नहीं मान सकता, ताकि दूसरे वाला उसको बहुत ही बुरी तरह से हरा ना दे और वो सामने वाला उठने के काबिल ना रहे, तब तक ये मैच जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की ट्रू पोटेंशियल दिखाई जाए। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं थर्ड अंकल क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करें और कोई भी हार न माने। थर्ड अंकल लिन हाई से कहते हैं फैमिली हेड तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा ये वाला डिसीजन ठीक है या नहीं। फैमिली हेड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर उनका अपना बेटा है। थर्ड अंकल उसे कहते हैं क्या हुआ, लगता है कि हमारे फैमिली हेड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर अपने बच्चों की ट्रू पोटेंशियल को उजागर कर सके। यहाँ पर ये इजाजत देना पड़ेगी, हम लोग देख सके कि हमारे बच्चों की लिमिट्स क्या हैं। लिन फेंग फादर से कहता है फादर इसको एक्सेप्ट कर लें। फादर अपने बेटे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है मैं फैमिली हेड इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, हम लोग रूल में चेंजिंग कर रहे हैं। तब तक सामने वाला ग्राउंड पर गिर जाए और फाइट करने के काबिल ना रहे तब तक ये फाइट जारी रहेगी, कोई भी सरेंडर नहीं कर सकता। थर्ड अंकल कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे फैमिली हेड ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। तो लगता है कि यहाँ पर लिन फेंग की हालत खराब होने वाली है। सिक्स एल्डर कहते हैं ठीक है अब जबकि फैसला हो चुका है तो हम लोग फाइनल राउंड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैच लिन कियान और लिन वू के दरमियान में होगा। लिन कियान जल्दी से अरीना के सेंटर में आ जाती है अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए। वो अपने पाँव के नीचे फायर पावर को यूज कर रही है और हाथों में अपनी आइस पावर को यूज कर रही है, क्योंकि उसके पास ड्यूअल एबिलिटीज है। वो लिन वू से कहती है तुम्हें पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि तुम भी एक सोल लेयर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे कम है। लिन वू से कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं भी हरा सकता तब भी मैं तुमसे फाइट करूंगा, क्योंकि मुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे ही लिन वू उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है, उसी वक्त लिन कियान अपनी आइस पावर को रिलीज करती है और अपनी स्पिरिट को वहाँ पर मटेरियलाइज कर देती है और पूरे के पूरे अरीना को एडू से कवर कर देती है, यानी कि वहाँ पर एक दीवार बना देती है, एक रूम क्रिएट कर लेती है। देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने तो यहाँ पर अपनी आइस स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा रूम क्रिएट कर लिया है, ये अपनी आइस स्पिरिट को फिजिकल फॉर्म भी दे सकती है। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड अंकल जिनकी ये बेटी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये वाला मैच उस आइस के रूम के अंदर होने वाला है, यानी कि बाहर से कोई भी इन दोनों को देख नहीं सकता, वो दोनों अंदर ही फाइट करेंगे। लिन वो कहता है तुम्हारे इस बड़े से आइस डोम के अंदर मैं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हूँ। वो लिन कियान से कहता है लिन कियान तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो। लिन कियान उसे कहती है तो मुझे यहाँ पर शो ऑफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी सोल लेयर पर हो, तो मुझे तुम्हें ये दिखाना है कि हम दोनों सोल लेयर पर होने के बावजूद हम दोनों में कितना बड़ा पावर गैप है, कि सभी के सभी सोल लेयर एक जैसे नहीं होते। लिन कियान उसे कहता है तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो वहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो लिन कियान अपनी आइस पावर को यूज करते हुए सामने एक आइस शील्ड बना लेती है। तो लिन वू का हाथ उसकी आइस शील्ड के साथ ब्लॉक हो जाता है, लेकिन साथ ही लिन वू उसके सामने से बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा महान वॉरियर हो, मैंने तो तुम्हें हरा भी दिया है। लिन वू भी इसी बारे में खुश हो रहा होता है कि मैंने इसको हरा दिया। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो लिन कियान की रियल बॉडी नहीं बल्कि एक आइस का शैडो क्लोन होता है। लिन कियान उसकी साइड पर खड़ी होती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी टेरिटरी में मुझे आसानी से हरा सकते हो, ये मेरी डोमेन है, यहाँ
पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। लिन वू से कहता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे इस बैरियर दोनों को हराना पड़ेगा। लिन कीयान उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम ट्राई करके देख सकते हो। वो जल्दी से ग्राउंड के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। जब वो अपनी फायर पावर को रिलीज करता है तो उसके हाथ के ऊपर फायर स्केल्स आ जाते हैं। उसका पंजा ड्रैगन की क्ला की तरह का बन जाता है। लिन कीयान उसकी पावर्स रिलीज होते हुए देखकर कहती है लगता है कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गए हो। लिन वो जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लिन कीयान अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए अपने स्पेशल मूव आइस प्रिजन को यूज करती है और उसे आइस की प्रिजन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है। लिन वो अपने पंजे को घुमाते हुए अपनी फायर पावर के साथ उसके सारे आइस क्रिस्टल्स को तोड़ देता है और बड़ी स्पीड से फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। के पंच के अंदर अब पहले से बहुत ज्यादा पावर है। कीयान अपनी आइस की शील्ड बनाती है, लेकिन वो उसकी आइस की शील्ड को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है ये तुम्हारे बैरियर की लास्ट लेयर है, अब मैं तुम्हारे करीब पहुंच चुका हूँ। लिन कीयान उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में ये लास्ट लेयर है? लिन कीयान उसे कहती है तुम्हारे पास फायर पावर है, लेकिन तुम्हारी फायर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल फायर किसको कहते हैं। लिन कीयान अपनी फायर को रिलीज करती है, उसकी जो आइस होती है वो सारी की सारी पिघल जाती है। लिन वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे इर्द गिर्द जितनी भी आइस थी वो सारी की सारी फायर कैसे बन गई? उसकी पूरी बॉडी फायर से कवर हो जाती है, वो की पूरी बॉडी को फायर लग जाती है और वहीं पर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और यहीं पर हमारा लिन वो लिन कीयान से हार जाता है। सिक्स एल्डर कहते हैं चलो शुक्र है कि इसने यहाँ पर इसको जान से नहीं मारा। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन कीयान तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन कीयान स्टेज से नीचे उतरने के बाद लिन फेंग से कहती है अब तुम्हारी बारी है, उम्मीद करती हूँ कि तुम स्टेज के ऊपर मरोगे नहीं। लिन फेंग का सामना जिस लड़के के साथ है वो लिन कीयान का छोटा भाई है। लिन फेंग और लिन होंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लिन होंग उसे कहता है मैंने और लिन कीयान ने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ही लंबा इंतजार किया है, तो देखते हैं कि अब यहाँ पर इस फाइट में क्या होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे लिन फेंग की फाइनल राउंड की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसके कजिन लिन होंग के साथ होने वाली है। ये लिन होंग लिन कीयान का भाई है। लिन होंग और लिन फेंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लिन होंग लिन फेंग से कहता है मैंने और मेरी बहन ने इस दिन का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया है, चलो आज फाइनली यहाँ पर फैसला हो ही जाए कि तुम इस फैमिली के कचरे हो, तुमने हमारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। लिन होंग उसे कहता है तुम्हें अभी से यहाँ पर सरेंडर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। लिन फेंग उसे कहता है बातों को घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम सीधा पॉइंट की बात पर आओ। बाकी सभी लोगों को इस बारे में पता चले या ना चले, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, तुम भी अपनी सोल लेयर पर पहुंच चुके हो। लिन होंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें पहले से इस बारे में पता है कि मैं सोल लेयर पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि वैसे भी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो साथ ही लिन होंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ? लिन होंग भी अपने सोल लेयर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इस टूर्नामेंट में बहुत सारे सोल लेयर के एक्सपर्ट्स हैं। थर्ड अंकल की बेटी और बेटा दोनों ही सोल लेयर पर हैं। ये लोग बहुत ही जल्दी फैमिली हेड की पोजीशन भी इन लोगों से छीन लेंगे। तो लिन होंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और आकर लिन फेंग के सामने खड़ा हो जाता है। तो उसके पास भी आइस स्पिरिट होती है, वो आइस स्पिरिट को रिलीज करता है तो लिन फेंग पूरी तरह से आइस के अंदर कवर हो जाता है। और वो लिन फेंग से कहता है लिन फेंग तो मुझे बताओ तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है जब तुम एक सोल लेयर के एक्सपर्ट को अपने सामने खड़ा देख रहे हो और उससे फेस करने वाले हो। लिन फेंग की पूरी बॉडी उस आइस के अंदर कवर होती जा रही होती है, जबकि लिन होंग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लिन फेंग की बॉडी अभी आइस में कवर ही हो रही होती है कि उसी वक्त वो अपने हाथ को हिलाता है, आइस को तोड़ता है और साथ ही उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जबकि लिन होंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिन फेंग अपने कपड़ों को आइस से झाड़ते हुए उससे कहता है तुमने तो मेरे कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा डेकोरेशन जमा दी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। जबकि लिन होंग गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं के, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और वो वहीं पर अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करते हुए काफी सारी तलवारें बना लेता है और उन सारी तलवारों के साथ ही हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि लिन फेंग भी अपनी तलवार निकालता है और तलवार को घुमाते हुए सामने से आने वाली आइस की सारी तलवारों को सेंटर से तोड़ देता है और फिर बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि लिन होंग फिर से अपनी आइस स्पिरिट को यूज करते हुए वहाँ पर एक आइस केज बनाता है जिसका नाम प्रिजन ग्राउंड होता है। वो लिन फेंग को वहाँ पर आइस के
डोम के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है, जबकि हमारा लिन फेंग फिर से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी 9 हेवी वेव्स को यूज करते हुए उसकी सारी आइस डोम को वहीं पर सेंटर से काट देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। लिन होंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, और वो घबरा कर कहता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जबकि लिन फेंग के फादर कहते हैं लगता है कि मेरे बेटे ने अभी तक अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। मास्टर स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसने अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन हेंग यहाँ पर अपनी डेस्परेट सिचुएशन में अपने लास्ट मूव को यूज करता है। वो उसे कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला हूँ, और वो अपनी बची कुची पावर्स को गैदर करता है। अपने फाइनल मूव जिसका नाम फ्रीजिंग शैडो होता है उसको यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम नहीं कर पाओगे, और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर एक कट लगाता है यहाँ तक कि वो नीचे के ग्राउंड को भी तोड़ देता है। लिन होंग की बॉडी के ऊपर कट लगता है और वो जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। लिन होंग कहता है इसका प्रेशर मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये अभी मुझे मार डालेगा। तो लिन फेंग उसे जख्मी करने के बाद उसके सामने खड़ा होकर कहता है मुझे तुम सभी लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो तो बदले में तुम सभी को भी मौत मिलेगी, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि उसके थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने लिन फेंग इसको मत मारना। लिन फेंग के फादर थर्ड अंकल से कहते हैं अब क्या हुआ, तुम्ही ने तो ये रूल सेटअप किया था, तुम्ही ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते ताकि सामने वाला फाइट करने के काबिल ना रहे, तो तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, अपने इस कचरा से बच्चे को बचाना चाहते हो जो कि फाइट करने के लायक भी नहीं है। लिन फेंग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता लिन होंग से कहता है क्योंकि तुम मेरे कजिन हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा करते हो, तुम लोग अपनी फैमिली के रिलेशंस को भी नहीं देख रहे, तो फिर ठीक है अभी अपनी फैमिली के रिलेशंस को देखने की जरूरत नहीं है। जैसे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लिन कियान जल्दी से वहाँ पर आती है और अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिन फेंग भी पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उसके फायर अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है, और उसकी तलवार के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। लिन कियान को भी उसको फेस करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो भी लिन कियान के ऊपर अटैक ही कर रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। सेवंथ एल्डर वहाँ पर अरीना के सेंटर में आ जाते हैं। लिन फेंग जैसे पीछे की तरफ घूमता है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, वो उसे पंच मारते हैं जिससे लिन फेंग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। सेवंथ एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो कि मेरे पंच से बच गए। तो सेवंथ एल्डर अभी वहाँ पर लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के बाद खुशी हो रही होती है कि उसी वक्त उन्हें महसूस होता है जैसे कि उनके पाँव आइस के अंदर जम चुके हैं। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। लिन फेंग के फादर वहाँ पर अरीना में आ जाते हैं अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए उससे के साथ सेवंथ एल्डर से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की। सेवंथ एल्डर भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कोई तो यहाँ पर आकर मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, और उसी वक्त उसकी आंखों के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि लिन फेंग के फादर अपनी आइस स्पिरिट को यूज करते हुए उसकी बॉडी को अंदर से जमा रहे होते हैं। लिन फेंग के फादर उसे कहते हैं तुम एक एल्डर हो और तुम्हारा ये काम नहीं बनता था कि इस कंपटीशन के दौरान आकर मेरे बेटे के ऊपर अटैक करो, तुमने इस कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सजा तो मिलेगी। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली के हेड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें सिर्फ एक ही हिट लगी, पर सेवंथ एल्डर को मारने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उन्होंने सेवंथ एल्डर को मार डाला है। तो लिन फेंग के फादर सेवंथ एल्डर को मारने के बाद लिन कियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम हाउचुई सेक्टर की एक बहुत ही जीनियस लड़की हो, ऊपर से हमारी फैमिली की एक टैलेंटेड बच्ची जो कि अपनी सोल लेयर पर है, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदा करने वाला काम किया है, तुमने किसी दूसरे की फाइट में इंटरफियर किया है। कियान भी घबरा जाती है और कहती है अंकल अब आपको मुझसे क्या चाहिए। लिन फेंग के फादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने भी यहाँ पर गलत किया है फाइट में इंटरप्ट करके, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। थर्ड अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं छोटे भाई प्लीज इसको छोड़ दो, इसको मत मारना, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम इस जीनियस लड़की को नहीं मार सकते। जबकि लिन हाई उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, आज अगर किसी ने भी मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो मैं उसको मार डालूंगा, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। एल्डर उसे कहते हैं लिन हाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लिन फैमिली के सभी लोगों को मार सकते हो, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे एल्डर्स हैं, फैमिली हेड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभी को मार सकते हो। लिन हाई उनसे कहते हैं तो चलो ठीक है फिर आजमा कर देख लो, मुझे रोक कर देखो, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो फिर कहना। उसी वक्त उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज आती है। लिन फेंग के फादर के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इनके सबसे बड़े ग्रेट अंकल हैं। तो ग्रेट अंकल वहाँ पर आने के बाद लिन हाई से कहते हैं लिन हाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिन फैमिली के अंदर ये सब कुछ करने की। लिन फेंग भी वहाँ पर ग्रेट अंकल के आने के बाद प्रेशर को महसूस करता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। ग्रेट अंकल वहीं पर लैंडिंग करते हैं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर लिन हाई पागल हो चुका है, लिन हाई ने सेवंथ एल्डर को मार दिया, सेकंड एल्डर को यहाँ पर कल्टीवेशन को ब्लॉक करके यहाँ से भगा दिया और पोजीशन को छीन लिया। अब ये हमारी लिन फैमिली की लिन कियान को भी मारना चाहता है क्योंकि लिन कियान ने इस फाइट में
इंटरप्ट किया था, इसलिए ग्रेट अंकल प्लीज इसको सजा दें, ये बिल्कुल भी फैमिली हेड बनने के लायक नहीं है। लिन हाई भी आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। लिन हाई कहते हैं तो मैं भी पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर इन सभी को बैकबोन कहाँ से मिल रही है। ये सभी लोग मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने के लिए इतनी सारा हौसला और कितनी सारी हिम्मत कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मुझे पता चला कि इन सब के पीछे ग्रेट अंकल आप हैं। ग्रेट अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं लिन हाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने ग्रेट अंकल के साथ किस तरह बात कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो। थर्ड ब्रदर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लिन हाई तुम्हें अपने अंकल के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि ये हमारे ऑनरेबल एल्डर हैं, ना सिर्फ ऑनरेबल एल्डर हैं, ये लिन फैमिली के सबसे बड़े भी हैं और ऊपर से तुम्हारे सीनियर हैं। तो लिन हाई उन सभी की बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे फैमिली हेड की पोजीशन नहीं चाहिए, मैं फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ने को तैयार हूँ। इसी वक्त ग्रेट अंकल आगे बढ़ते हैं, लिन हाई के ऊपर अटैक करते हैं, वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। लिन हाई उसकी पाम के अटैक को ब्लॉक करता है अपनी बॉडी के साथ ही और वो काफी ज्यादा जख्मी होकर सामने की तरफ गिर जाते हैं। लिन हाई ग्रेट अंकल से कहते हैं मैंने अपनी फैमिली पोजीशन को भी छोड़ दिया और साथ ही आपने मेरे ऊपर अपनी पाम से अटैक किया, मैंने आपकी एक हिट को बर्दाश्त किया है, इसका मतलब हमारा हिस्सा बराबर हो चुका है। इसके बाद मैं लिन फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं और मेरा बेटा यहाँ से जा रहे हैं। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं ठीक है अब जबकि तुम भी लिन फैमिली का हिस्सा थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम जा सकते हो। लिन फैंग आगे बढ़ता है और अपने फादर को उठा लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जबकि सिक्स एल्डर सोच रहे होते हैं अगर लिन फैंग को यहीं पर रखा जाता और इन दोनों को मौका दिया जाता हमारा लिन क्लैन फ्यूचर में बहुत ज्यादा राइज करता। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि लिन हाई ने वहाँ पर अपने ग्रेट अंकल का पंच खाने के बाद उनकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन लिन फैंग की स्पेशल पिल को खाने के बाद उनकी बॉडी जल्दी से हील हो गई और उसके बाद लिन हाई ने यह फैसला किया वो स्नो मून इंपीरियल सिटी चले जाएंगे। लिन हाई अकेले स्नो मून सिटी की तरफ निकल गए जबकि लिन फैंग ने वहीं पर पीछे रुकने का फैसला किया। तो लिन हाई अपने फादर को वहाँ से भेजने के बाद वापस से अपने जोंगजू सिटी में वापस आता है, वहाँ पर होटल के अंदर। तो वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या है जहाँ पर हो क्या रहा है और उनकी फैमिली के बारे में क्या बातें की जा रही है। तो उसी वक्त सिटी में बारिश होना शुरू हो जाती है, बारिश हो रही होती है और वो वहाँ एक होटल के बाहर आकर रुकता है। तो होटल वाले बंदे से कहता है मेरे घोड़े का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। होटल वाला बंदा उससे कहता है ठीक है सर प्लीज आप अंदर आ जाए, बाहर बारिश हो रही है, मैं आपके लिए खाना सर्व करता हूँ। लिन फैंग उस होटल के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही वो होटल के अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से काफी सारे लोग लिन फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस तरह इस टूर्नामेंट के दौरान लिन हाई और उसके कचरा बेटे लिन फैंग को फैमिली हेड की पोजीशन को छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया। लिन फैंग वहीं पर जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है और सभी की बातें सुनना शुरू करता है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 22 के साथ हासिल हो तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फैंग अपने जोंगजू सिटी में वापस आता है और एक होटल के अंदर चला जाता है ताकि वो सारी सिचुएशन के बारे में जान सके कि लिन फैमिली के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। वहाँ पर जाकर होटल में एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है, कोने पर एक टेबल खाली होता है। लिन फैंग कहता है मैंने सुना है कि हमारे योंगजू सिटी में एक नया टूर्नामेंट होने वाला है, मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ नई न्यूज आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर इस होटल के अंदर आया हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली के बारे में भी जान सकूँ कि इस नए टूर्नामेंट में मेरी फैमिली के कौन कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं। वेटर उसके पास आता है और उसे कहता है सर आपको क्या क्या चीज चाहिए, हमारे पास खाने पीने को बहुत कुछ है। लिन फैंग उसे कहता है मेरे लिए एक वाइन की बोतल ले आओ और साथ में कुछ खाने को ले आना। उससे कहता है ठीक है सर आप बस थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो फिर से वहाँ पर लोगों की बातें सुनना शुरू करता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। लिन फैमिली के जो थर्ड अंकल थे उन्होंने इस वक्त फैमिली हेड की पोजीशन हथिया ली है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे यानी कि लिन कियान और लिन हांग वो दोनों इस सोल लेयर पर हैं। इसी वजह से उन्होंने लिन हाई को निकाल कर के बाद फैमिली हेड की पोजीशन में अपना कब्जा जमा लिया है। तो लिन फैंग अभी वहीं पर बैठे उन सभी की बातें सुन रहा होता है कि उसी वक्त बाहर से नालैन आती है। वो सभी लोग कहते हैं जरा देखो वहाँ पर कौन आया है। तो कहते हैं ये तो नालैन फैंग है। तो इसको नालैन फैंग या फिर सिटी प्रिंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नर की बेटी है। उनमें से काफी सारे लोगों ने नालैन फैंग को पर्सनली नहीं देखा होता। नालैन अपने भाई से कहती है तुम जाओ सेकंड फ्लोर पर, तब तक के लिए यहाँ पर अपने लिए कोई सीट चेक करती हूँ। उसके साथ जो एक लड़की होती है वो उसे कहती है मिस नालैन यहाँ पर तो कोई भी ओपन टेबल नहीं है, हम लोग यहाँ पर कहाँ पर बैठेंगे। इस वक्त उस लड़की की नजर वहाँ पर सामने पड़ती है जहाँ पर हमारा लिन फैंग बैठा होता है। लिन फैंग क्योंकि टेबल पर सिर्फ अकेला ही बैठा होता है, इस वजह से वो नालैन फैंग से कहती है मिस वहाँ पर एक लड़का अकेला बैठा है, हम लोग उस टेबल पर जाकर बैठ सकते हैं। वो लड़की सीधी जाकर लिन फैंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है दोस्त हमें ये टेबल चाहिए, और साथ ही वो अपने पास एक सिल्वर कॉइन निकाल कर उसके सामने रख देती है और कहती है ये सिल्वर कॉइन लो, तुमने यहाँ पर जितना भी खाना खाया है इसकी कीमत उससे ज्यादा होगी, जाओ जाकर किसी दूसरे टेबल पर बैठ जाओ। लिन फैंग अपने पास एक सिल्वर कॉइन निकालता
निकालता है और उसके सामने रखते हुए कहता है ये सिल्वर कॉइन लो और जाकर तुम किसी और टेबल पर बैठ जाओ। वो लड़की इस बात से गुस्सा होती है और कहती है इसके पास भी पैसे हैं, इसका मतलब ये कोई अमीर लड़का है। साथ ही वो उसे कहती है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? तो लिन फेंग उसे कहता है मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, दफा हो जाओ यहाँ से। कि वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही वो लिन फेंग को डराने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो लिन फेंग उसकी एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर कहता है तो तुम इस वक्त अपनी की लेयर के 8वें लेवल पर हो। लड़की उसे कहती है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, तुमने जहाँ पर मुझे ऑफेंड किया है। जबकि उसी वक्त नालैन भी आगे बढ़ती है। नालैन आगे बढ़ती है और अपनी नौकरानी से कहती है लूयर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो हंसते हुए चेहरे के साथ कहती है प्लीज इस लड़की को माफ कर देना, ये लड़की तो हमेशा से ही ऐसी है, इसका गुस्सा थोड़ा सा तेज है। फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है जैसा मालिक होता है वैसा ही नौकर होता है, दोनों का एटीट्यूड एक जैसा होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकता। लूयर फिर से गुस्से के साथ कहती है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, लगता है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नालैन उसे कहती है नहीं छोड़ो इसको, जबकि ये बंदा इस टेबल को नहीं छोड़ना चाहता, फिर हम लोग इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई यहीं पर बैठने दो, हम अपने लिए कोई और टेबल देख लेते हैं। और नालैन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। नालैन जैसी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ रही होती है उसी वक्त एक टेबल से एक लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मिस नालैन ये लड़का तो बहुत बड़ा कोई बेवकूफ है जिसने आपको पहचाना नहीं और आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, प्लीज आप हमारे साथ इस टेबल पर बैठ जाए अगर आप बैठना चाहें तो, नहीं तो हम लोग आपके लिए इस टेबल को खाली भी कर सकते हैं। नालैन मुस्कुराते हुए उससे कहती है नहीं रहने दो, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने लिए कोई और टेबल देख लूंगी। नालैन के चले जाने के बाद वो दोनों लिन फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं आए ये लड़का आया कहाँ से है, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये नालैन के सामने इस तरह बिहेव कर सकता है। उसने नालैन को टेबल देने से मना कर दिया, वो भी उसके फेस पर। शायद इसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि नालैन इसके साथ क्या कर सकती है। नालैन अभी वहीं पर नीचे खड़ी होती है कि उसी वक्त ऊपर से लिन कियान की आवाज आती है। लिन कियान उसे कहती है मिस नालैन अब जबकि तुम यहाँ तक पहुँच आई हो तो क्यों ना तुम ऊपर आ जाओ, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने मिन्नतें करूँ कि ऊपर आ जाओ। नालैन उसे कहती है मिस लिन प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया, ठीक है मैं ऊपर आ रही हूँ। और फिर मिस नालैन ऊपर उससे मिलने के लिए चली जाती है, जबकि देखने वाले और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो लिन कियान भी यहीं पर है। लिन फैमिली की मिस लिन कियान जो कि अभी अभी सोल लेयर पर ट्रांसफर हुई है और इसके पास डुअल एबिलिटीज हैं, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मिस नालैन इससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। लिन फेंग कहता है तो ये दोनों ही यहाँ पर हैं। तो लिन फेंग उठता है और जाकर उन दोनों लड़कों के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वो दोनों लड़के जो कि पहले इसके बारे में कह रहे थे इसने नालैन को बैठने के लिए जगह नहीं दी, वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम हमें बताना। कि वो दोनों इससे काफी ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि अगर इसने नालैन को ना किया है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नालैन के ऊपर लिन कियान के साथ बैठ जाने के बाद वो नौकरानी फिर से नीचे आती है और अपने साथ नालैन हाई को भी लेकर आती है जो कि नालैन का भाई है। उसे कहती है नालैन हाई वहाँ पर सामने देखो वो कैप वाला लड़का जिसने मिस नालैन की इंसल्ट की है, जाओ जाकर उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो। नालैन हाई उसे कहता है ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, चलो देखो मैं इसका क्या करता हूँ। नालैन हाई सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कितने ज्यादा काम हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुमने मिस नालैन के साथ पंगा लिया है। नौकरानी उसे कहती है यहाँ पर बात करने का फायदा ही क्या है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करो और उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो। नालैन हाई उसे कहता है अच्छा ठीक है सबर करो मैं करता हूँ, और साथ ही वो अपने फैन के अंदर से अपने नाइफ्स को निकाल लेता है। वो अपने नाइफ्स को बाहर निकालता है। लिन फेंग अपनी चॉपस्टिक्स को वहीं पर रखता है और उसे कहता है तो क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो हम लोग फाइट शुरू करें। जैसे वो अपने सर को ऊपर की तरफ उठाता है तो नालैन हाई उसका चेहरा देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है। नौकरानी उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो, मैंने तुम्हें बताया कि इसने नालैन के साथ बदतमीजी की है और जाकर उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक करो। जबकि लिन फेंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। नौकरानी चिल्लाकर उसे कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है, आई नालैन हाई से डर क्यों रहा है। कि नालैन हाई उसको खींचते हुए पीछे ले जाता है और कहता है बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कि वो नौकरानी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है ये तुम कर क्या रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। वहाँ पर जितने भी होटल में खाना खाने के लिए आए होते हैं वो देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं आज ये यंग मैन है कौन जिसने सिर्फ एक बार नालैन हाई को कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ और वो पीछे चला गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। नौकरानी हाई से कहती है नालैन हाई तुम्हें इस बारे में मुझे एक्सप्लेन करना होगा, क्या है तुमने वहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। नालैन हाई उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कौन है, वो लड़का लिन फैमिली का लिन फेंग है। नौकरानी उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लिन फैमिली का वो लड़का लिन फेंग जो कि फैमिली का कचरा है जिसे फैमिली से निकाल दिया गया है। नालैन हाई उसे कहता है तुम उस लड़के को कचरा कह रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो, दोबारा उसके सामने उस लड़के को कचरा मत कहना। लिन फैमिली के टूर्नामेंट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर लिन फैमिली के ग्रेट अंकल वहाँ पर नहीं आते और आकर इस फाइट को नहीं रोकते तो लिन फेंग ने लिन होंग
लोंग को मार दिया होता जो कि अपनी सोल लेयर पर है। रानी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लिन फेंग कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो एक सोल लेयर के एक्सपर्ट को भी आसानी से मार सकता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। नालन हाई उसे कहता है ये हो सकता है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर मिस नालन फेंग से पूछ सकती हो, क्योंकि मिस नालन फेंग ने भी पर इसको देखने के बाद ही वापस हटने का फैसला किया। वरना तुम्हें नहीं लगता कि मिस नालन फेंग पर टेबल के लिए इस लड़के की जान भी ले सकती थी। फिर साथ ही वो दोनों भी वहाँ से चले जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। लिन फेंग एक होटल में रूम बुक करवाता है और वहीं पर बैठकर अपनी डार्क स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहा होता है। लिन फेंग को कल्टीवेशन करने के दौरान ही सेंस होता है कि बाहर से कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लिन फेंग अपने साथ कुछ ऑफिशियल्स को लेकर आया होता है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो सारे के सारे प्रोफेशनल कातिल होते हैं। सभी ने ब्लैक ड्रेसेस पहनी होती हैं और साथ ही उनके पास उनके बो एरोज होते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है वो अपने रूम के अंदर है, इसलिए उसके रूम तक जाने तक उसको अलर्ट मत करना। सभी लोग बहुत ही खामोशी से वहाँ पर जाओ। जबकि नालन फेंग भी उनके साथ ही वहाँ पर आया होता है। सारी असेसिन बड़े ही आराम के साथ दरवाजा खोलकर अंदर चले जाती हैं। वो सामने बेड पर देखते हैं तो उन्हें बिस्तर के ऊपर कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने एरोज को रिलीज करते हैं अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ। उस बिस्तर के साथ साथ बेड को भी तोड़ देते हैं। वे लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उस बेड के टूटने के बाद वो वहाँ पर देखते हैं तो वो बेड खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता। लिन फेंग वहाँ पर नहीं होता। सभी लोग कहते हैं लिन फेंग कहाँ पर है, कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गया। लेकिन उसी वक्त लिन फेंग जो कि वहीं कहीं पर छुपा होता है वो बाहर निकलता है और अपनी स्वर्ड के साथ उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को वहीं पर काट देता है। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है। उसके उस कॉटेज के बाहर दरवाजे के बाहर भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो वहीं से दीवार के अंदर से ही अपनी तलवार को घुमाता है और एक स्ट्राइक लगाता है। वो साथ ही दीवार को भी काट देता है और उसके साथ साथ बाहर जितने लोग होते हैं उन सभी को भी काट देता है। उन सभी की कटी फटी बॉडीज वहीं पर पड़ी होती हैं। यहाँ पर हमारे लिन फेंग ने काफी सारे असैसिन्स को मार दिया है, जबकि उन असैसिन्स का लीडर नंबर 2 वो भी बाहर खड़ा होता है। लिन फेंग उन सभी अंदर वालों को मारने के बाद खिड़की के रास्ते से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। पर 2 अपने साथियों को लेकर बड़ी स्पीड से उसके पीछे लग जाता है और कहता है चलो जल्दी से उसका पीछा करो, इसे लगता है कि ये हमसे बचकर भाग सकता है। और फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है जो भी यहाँ से डर कर पीछे की तरफ भागेगा वो भी इसके साथ ही मरेगा। तो ये सभी लोग लिन फेंग के पीछे लग जाते हैं, जबकि लिन फेंग गली में भाग रहा होता है और वो पीछे से उसके ऊपर अपने एरोज से अटैक कर रहे होते हैं। नंबर 2 अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ अपने एरो को रिलीज करता है। तो लिन फेंग उसके एरो को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि इसके एरो के अंदर काफी सारी स्ट्रेंथ है। लिन फेंग कहता है बंदे के पास तो ल्यूफी के जितनी स्ट्रेंथ है जितनी स्ट्रेंथ उसके एरोज में होती है। नंबर 2 बार बार अपने बो एरोज के साथ उसके ऊपर एरो शूट कर रहा होता है, जबकि लिन फेंग भागते हुए कहता है मैं अगर इसी तरह इसके एरोज को डॉज करता रहा और भागता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं थक जाऊंगा और ये लोग मुझे पकड़कर मार डालेंगे। वहीं पर उसे साइड पर दरख्त दिखाई देते हैं। वो कहता है मुझे इस जंगल में जाना होगा, यहाँ पर दरख्तों में जाकर छुप जाता हूँ। और वो भागता हुआ उस तरफ चला जाता है। सभी लोग कहते हैं वो जंगल में जाकर छुपने वाला है, चलो जल्दी से जाओ और उसे चारों तरफ से घेर लो। वो लोग जैसे जंगल की तरफ एंटर होने लगते हैं लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उनमें से एक की गर्दन काट देता है। वो जैसे वहाँ पर एक गर्दन काटता है तो बाकी के सभी लोग वहाँ पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि नालन हाई भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिन फेंग उसे कहता है तो नालन हाई इन सभी असैसिन्स को तुम यहाँ पर लेकर आए हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग चेस पर है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। नालन हाई वहाँ पर अपने साथ कुछ असैसिन्स को लेकर आया होता है। लास्ट में नालन हाई अपने आप को उसके सामने शो करवाता है। लिन फेंग उसे कहता है तो नालन हाई तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आए हो। योंगसू सिटी में बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज है जो की इतने सारे एक्सपर्ट्स को किसी को मारने के लिए भेज सकती है। लेकिन नालन हाई तुम्हारा स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं है कि तुम इतने सारे एक्सपर्ट्स को खुद लेकर आ सको। मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत ही पावरफुल है। मुझे लगता है कि नालन फेंग ने इन सभी लोगों को यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा है, तो वो बहुत बड़ी कमीनी निकली। नालन हाई उसे कहता है यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि लिन हाई का बेटा एक कचरा है, तो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मेरी नजर में तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो, इसी वजह से मैं इतने सारे एक्सपर्ट्स को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। लिन फेंग उसे कहता है कौन सी अफसोस की बात है। नालन हाई उसे कहता है ये अफसोस की बात इसलिए है कि हालांकि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो और तुमने यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स को अकेले मार दिया, लेकिन कोई भी इस बात को जान नहीं पाएगा। तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हारे नाम को भी याद नहीं रखेगा। लिन फेंग उसे कहता है क्या नालन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, एक टेबल ना देने की वजह से उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मुझे मारने के लिए भेज दिया है। नालन हाई उसे कहता है तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ पर नालन फेंग की इंसल्ट कर दो। वहाँ पर होटल में बहुत सारे लोग थे, प्रिंसेस ने वहाँ पर सभी के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। हमारे सिटी की प्रिंसेस
मिसेस है, गवर्नर की बेटी है और तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो ठीक है, ये सब कुछ ना लिन फेंग ने किया है और साथ ही वो अपने डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है। जब वो डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट उसके चेहरे पर भी आ जाती है। ना लिन हाई उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें यहाँ पर सच के बारे में पता चल गया है कि ना लिन फेंग ने यहाँ पर हम सभी को भेजा है, वैसे भी तो तुम मरने वाले हो, मरने के बाद तुम्हें सच को जानने का क्या फायदा। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करता है और उसे कहता है अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और कोशिश करके देखो। साथ ही वो अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज भी कर रहा होता है। नंबर 2 अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसके एरो को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। वो साथ ही चलाकर बाकियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करो और इसके ऊपर अटैक करो। ऐसे वो वहाँ पर उन्हें कह रहा होता है उसी वक्त लिन फेंग बड़ी स्पीड से उसके पास से गुजर जाता है और उसका बाजू भी काट देता है। ऐसे लिन फेंग वहाँ पर उसके बाजू को काट कर आगे बढ़ता है। बाकी के सभी लोग अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर चेन्स बना लेते हैं। उन चेन्स के साथ वो लिन फेंग के हाथों और पाँव को बांध लेते हैं। तो वहाँ पर टोटल 5 लोग होते हैं। उन 5 ने 5 चेन्स के साथ लिन फेंग को वहाँ पर बांधा होता है। नंबर 2 हंसना शुरू कर देता है और कहता है बहुत ही अच्छे। लिन हाई कहता है ये चेन्स इसकी स्पिरिट एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए है, लेकिन ये अभी भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 2 कहता है इस लड़के ने जहाँ पर मेरा बाजू काट दिया, मुझे इस लड़के से बदला लेना है। नालन हाई उसे कहता है लेकिन इस बार ध्यान से करना और एक ही स्ट्राइक में इसको मार डालना। अगर इस बार ये लड़का बच गया तो ये तुम्हारा बाजू नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन काटेगा। नंबर 2 उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है तो तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तुमने मेरा बाजू काटा है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा बाजू काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा। जैसे वो वहाँ पर उसके बाजू को काटने के लिए उसके करीब पहुँचता है उसी वक्त लिन फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए अपनी तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है। साथ ही अपनी तलवार को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगती है। लिन हाई चिल्लाकर नंबर 2 से कहता है सामने से हटो, लेकिन काफी देर हो चुकी है। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए बॉडी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसको काट देता है, जिससे नंबर 2 वहीं पर मर जाता है। नालन हाई कहता है मैंने इस कमीने से कहा भी था कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। साथ ही वो अपने पंखे के अंदर लगे हुए सारे शुरिकन नाइफ्स को लिन फेंग की तरफ फेंक देता है, जबकि लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके सारे शुरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करता है। और उन सारे शुरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करने के बाद वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ ही उसको सामने की तरफ झटका देता है, जिससे उसके सामने जो लोग होते हैं जैसे एक को वो शुरिकन नाइफ लगता है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। नालन फेंग अपने पंखे को सामने करते हुए उनको ब्लॉक कर लेता है। नालन हाई उसे कहता है लिन फेंग तुम वाकई में एक जीनियस हो, मुझे ये बात तो मानना पड़ेगी, तुमने जहाँ पर मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मार दिया, इन चेन्स की मदद के बिना मैं जहाँ पर तुम्हें कभी भी नहीं मार पाता। इन साथ ही लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी चेन्स तो 2 कम रह गई है, मैंने इनमें से 2 को मार दिया है, अब सिर्फ 3 बचे हैं। नालन हाई भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो भी अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपनी चेन्स की पावर को बढ़ाओ, अब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इसको मारना होगा इससे पहले कि ये बाकी की चेन्स को तोड़कर अपने आप को आजाद करवा ले। इसी वक्त एक लड़का अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिन फेंग वहीं से अपने पंच को रेडी करते हुए उसको एक जबरदस्त पंच मारता है और उसको भी मार देता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ वो मर जाता है और साथ ही वो दूसरी चेन को अपनी तरफ खींचते हुए दूसरे वाले के पेट में अपनी तलवार को दंसा देता है। तो अब वहाँ पर सिर्फ एक ही चेन वाला बंदा बचता है जिसने अपनी चेन के साथ उसको पकड़ा होता है। लिन फेंग ने पहले वाले को मारने के बाद अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाया होता है। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को दूसरी तरफ फेंकता है। वहीं पर पेड़ के ऊपर एक और बंदा खड़ा होता है जिसने अपने हाथ में तीर लोड किया होता है। वो तीर चलाने वाला होता है, लेकिन लिन फेंग की तलवार उसके पेट के अंदर जाकर दंस जाती है और वो वहीं से नीचे गिर जाता है। जैसे वो वहाँ से नीचे गिर रहा होता है उसके हाथ से एरो चल जाता है और एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वहाँ पर जो आखिरी बंदा चेन पकड़कर खड़ा होता है उसका एरो सीधा जाकर उसको लगता है और वो बंदा भी मर जाता है। और इसी तरह लिन फेंग की बॉडी के ऊपर जितनी भी चेन्स होती हैं वो सारी की सारी लिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सारी चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं क्योंकि उसने सभी को मार दिया है जिन्होंने चेन्स को पकड़ा हुआ था। लेकिन लिन फेंग के पास अब उसकी तलवार नहीं है, उसने अपनी तलवार को फेंक दिया था। उसी वक्त नालन फेंग पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अब तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार भी नहीं है, तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। तो पीछे के साथ ही अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी वक्त लिन फेंग की डार्क स्पिरिट पीछे की तरफ निकलती है और उसका एक बड़ा सा मुंह बनता है। उसकी डार्क स्पिरिट लिन फेंग के पूरे हाथ को ही खा जाती है। नालन फेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चीज है, ये किस तरह की डार्क स्पिरिट एनर्जी है कि यहाँ पर मटेरियलाइज फॉर्म में है। नालन हाई को पता चलता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो लिन फेंग से कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये सारे तो नालन फेंग के ऑर्डर्स थे, वो तुम्हें मरवाना चाहती है। लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़कर कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, मुझे यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नजर नहीं आती क्योंकि तुम उसके कुत्ते हो और कुत्ते को मारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही वो अपने हाथ को वहाँ पर दबाना शुरू करता है और अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए गर्दन को दबाकर उसको वहीं पर मार देता है। तो लिन फेंग
फेंग ने वहाँ पर जितने भी लोग उसको मारने के लिए आते हैं उन सभी को मार दिया है। और उन सभी को मारने के बाद लिन फेंग कहता है, ना लिन फेंग, तुम इस बात को भूलना मत, जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश किया है, एक ना एक दिन तुम मेरे हाथ लगोगी और उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही लिन फेंग वहीं पर उस जंगल के अंदर चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और दोबारा से अपनी डार्क स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेट करने के दौरान ही उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वो कहता है, मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी बहुत सारी डार्क स्पिरिट रिलीज होती है और इतनी सारी डार्क स्पिरिट के रिलीज होने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लिन फेंग कहता है, अगर मैंने अभी भी अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया तो इसी तरह ये सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते रहेंगे। ये लोग मुझे बुली करते रहेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। लिन फेंग बेहोश होने के बाद अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद लिन फेंग कहता है, ये कौन सी जगह है, क्या मैंने अपनी इस मास्टर स्पिरिट को अवेकन कर लिया। इसी वक्त उसे सामने अपनी मास्टर स्पिरिट दिखाई देती है कि मास्टर स्पिरिट एक सेलेस्टियल बुक होती है कि डार्क स्पिरिट। लिन फेंग हैरान होकर कहता है, तो ये डार्क स्पिरिट ये तो एक बुक की तरह की है। तो मेरी डार्क स्पिरिट क्या ये वाकई में एक सेलेस्टियल बुक स्पिरिट है? फिर मैंने पहले कभी सेलेस्टियल बुक स्पिरिट के बारे में नहीं सुना। वो आगे बढ़ता है और जाकर उस सेलेस्टियल स्पिरिट बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती हैं। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो आज के बाद मैं अपनी डार्क स्पिरिट को सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट कहा करूंगा। तो नेक्स्ट सीन फिर से जोंगजू सिटी का ही दिखाया जाता है। जोंगजू सिटी के अंदर बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सभी को 8-8 की टीम्स बनाना है। और यहाँ पर क्यूलैन अपनी टीम बना रही है। क्यूलैन की एक फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है जो कि टेम्पल के अंदर इंतजार कर रही होती है अपने आखिरी मेंबर का। उसके पास 7 लोग हो चुके हैं लेकिन उसे आखिरी मेंबर की जरूरत है, 8वें बंदे की। काफी सारे बच्चे वहाँ पर बाहर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं, काश हमें यहाँ पर मौका मिल जाए क्यूलैन के साथ टीम अप करने का। तो यहीं पर एक एरोगेंट लड़का होता है जिसका नाम फेंग कियान होता है। वो सभी लड़के कहते हैं, हम लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, हमें वो 8वीं पोजीशन नहीं मिल सकती। जबकि फेंग कियान जहाँ पर है, फेंग कियान अपनी की लेयर के 8th लेवल पर है। हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, कभी भी इसकी जगह पर हमें 8वीं पोजीशन नहीं मिलेगी, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फेंग कियान उन सभी से कहता है, सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये 8वीं पोजीशन तो मेरी है। और साथ ही वो उन सभी की इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम सभी लोग कचरे कहेंगे, तो तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। अगर तुम लोग फाइट को जीत जाते हो तो तुम तो सभी लोग 8वीं पोजीशन के लिए यहाँ पर आपस में फाइट करके डिसाइड कर लेना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर मुझसे कम्पीट भी कर सको। वो सभी बच्चे कहते हैं, जैसा कि हमने इसके बारे में सुना था, ये तो वाकई में बहुत बड़ा कमीना और एरोगेंट इंसान है, दूसरों की तो जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। इसी वक्त हमारा लिन फेंग यहाँ पर आता है। वो सभी लड़के लिन फेंग को वहाँ पर आते हुए देखकर उसका प्रेशर महसूस करते हैं और जल्दी से साइड पर हट जाते हैं। तो लिन फेंग वहाँ पर आकर सामने खड़ा हो जाता है और आकर वो फेंग किंग से कहता है, फेंग किंग, ये 8वीं पोजीशन मेरी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। किंग उसे कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? देखने वाले लड़के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि इस लड़के को फेंग किंग के बारे में नहीं पता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फेंग किंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम इस टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो और 8वीं पोजीशन को लेना चाहते हो, पता नहीं तुम एक बेवकूफ हो या फिर तुम एक जीनियस हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें लास्ट पोजीशन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगी, तुम्हें मुझसे कम्पीट करना होगा, तभी तुम्हें पोजीशन मिल सकती है, मुझे हरा दो और पोजीशन तुम्हारी। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और किसी को समझ भी नहीं आती कि यहाँ पर हुआ क्या है। फेंग किंग बेचारा भी पीछे की तरफ गिर जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। देखने वाले भी हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये लड़का है कौन जिसने सिर्फ एक ही तलवार के अटैक के साथ फेंग किंग को यहाँ पर जख्मी करके गिरा दिया। लिन फेंग उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो जबकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। लिन फेंग उसको हराने के बाद टेम्पल के अंदर चला जाता है जहाँ पर 7 लोग पहले से बैठे होते हैं जबकि वहाँ पर क्यूलैन पहले से बैठी होती है। वो सभी लोग भी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का कौन है जिसने फेंग किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। क्यूलैन लिन फेंग को पहचानती है, वो कहती है, ये तो लिन फेंग है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? डार्क स्पिरिट की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो लिन फेंग ज़ोंगजू सिटी के टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए क्यूलैन के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करता है और वो वहाँ पर आता है तो दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वो पहले उस लड़के को हराता है क्योंकि वो वहाँ पर 8वीं पोजीशन के लिए आया होता है। क्यूलैन के पास 7 मेंबर्स पूरे होते हैं और उसे 8वें मेंबर की जरूरत होती है। लिन फेंग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्यूलैन उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये लिन फेंग है। तो लिन फेंग क्यूलैन के सामने जाकर उसे कहता है,
मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बंदे की कमी है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हारे पास अभी 7 मेंबर्स हैं, तो मैं तुम्हारे इस 8वीं पोजीशन को फिल करना चाहूंगा। वहीं पर से एक लड़का उठता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर आकर क्यूलैन के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्यूलैन के साथ इस तरह बात करो। साथ ही वो अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो लिन फैंग को पंच मारने लगता है, लिन फैंग अपनी तलवार को चलाते हुए उसके हाथ को काट देता है और उसको पता भी नहीं चलता कब उसने अपनी तलवार को चला दिया। और साथ ही उस बेचारे लड़के का हाथ काटकर वहीं पर गिर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फैंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। और साथ ही वो क्यूलैन से कहता है, क्यूलैन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कचरे को तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए? ये कचरा आकर यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकता, तो ये वहाँ पर टूर्नामेंट में बाकी किसी को क्या हरा पाएगा? साथ ही लिन फैंग उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। वो उड़ता हुआ सीधा दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वू जाओ है। फैंग किंग जिसने पिछली एपिसोड में लिन फैंग से मार खाई थी, वो भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, वू जाओ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़के ने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूलैन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। लिन फैंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम में से किसी और को भी इससे कोई एतराज है? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता सकते हो। लेकिन वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्यूलैन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम हमारी यहाँ पर 8वीं पोजीशन को फिल कर सकते हो। साथ ही वो बाहर की तरफ देखती है और फैंग किंग से कहती है, फैंग किंग अब जबकि वू जाओ बाहर हो चुका है, उसका हाथ कट चुका है, वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। हमारे पास एक बंदे की जगह खाली है, अगर तुम हिस्सा लेना चाहती हो तो आ जाओ। फैंग किंग भी जल्दी से अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसके 8 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं जो कि ज़ैंगज़ू कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। क्यूलैन लिन फैंग से कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो दोनों दूसरे गार्डन में चले जाते हैं। लिन फैंग उसके साथ बैठा होता है तो क्यूलैन उसे कहती है, लिन फैंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सिर्फ इसी तरह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? लिन फैंग उसे कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मैं किस तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लूँ? क्या मैं ऐसे हिस्सा नहीं ले सकता? क्यूलैन उसे कहती है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो। हालांकि तुम्हारी एज अभी सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में अपनी सोल लेयर तक पहुंचना, वाकई में तुम बहुत बड़े जीनियस हो और टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन फिर भी तुम एक पूरे के पूरे क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकते। कभी तुम्हारी अपनी फैमिली और उसके साथ साथ पूरे ज़ैंगज़ू सिटी के क्लैंस के लोग तुम्हें कचरा कहा करते थे, कि अब तुम बाकी के सभी जीनियस से टॉप पर हो, अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो और तुम्हारा टैलेंट उन सभी से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट करेंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फैंग उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो? मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यूलैन उसे कहती है, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाकर इस कंपटीशन में हिस्सा लो, किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। साथ ही वो उसे कहती है, मेरे पास एक मास्क है, तो क्या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर इस मास्क को लगा सकती हूँ। लिन फैंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, लगा दो। क्यूलैन उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उस मास्क को उसके चेहरे पर लगा देती है। क्यूलैन उसके चेहरे पर मास्क लगाने के बाद उसे कहती है, ये मास्क तो तुम्हारे चेहरे के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। साथ ही वो सोच रही होती है, लिन फैमिली ने तो इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिस लड़के को कचरा बनाकर फैमिली से बाहर निकाल दिया, वो लड़का इस बार के टूर्नामेंट में एक जीनियस साबित होने वाला है। हालांकि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस इस बार के टूर्नामेंट में ना तो लिन कियान, ना ही नालैन फैंग, ना ही हमारा लिन फैंग, तो इनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला टूर्नामेंट किसी और के नाम होगा। यहाँ पर क्यूलैन किसी और बंदे की बात कर रही है जो कि इस टूर्नामेंट में एंड पे आएगा। नेक्स्ट सीन हमारे टूर्नामेंट के दिन का दिखाया जाता है। ज़ैंगज़ू कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर एक शॉप स्टॉल के पास एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, पहली बार हमारे ज़ैंगज़ू सिटी में एक फ्री टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चारों बड़े क्लैंस के बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। आज टूर्नामेंट शुरू होने में काफी ज्यादा देर है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह यहाँ पर इतना ज्यादा रश लगा हुआ है। शॉपकीपर उसे कहता है, रश तो लगना ही था, क्योंकि यहाँ पर नालैन क्लैन के लोगों ने चारों बड़े क्लैंस के लोगों को समन किया है। बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। क्यूलैन भी यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ जाती है। क्यूलैन अपनी टीम की लीडर है। ये लोग किसी क्लैन से नहीं है, ये फ्री ग्रुप से हैं। क्यूलैन उन सभी से कहती है, तो हम सभी लोग गवर्नर पैलेस के बाहर पहुंच आए हैं। हमारे सामने गवर्नर पैलेस है और वहीं पर बैटल अरीना है जहाँ पर हम सभी का कंपटीशन होगा, हमें वहीं पर फाइट करनी है। ये सभी लोग पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अरीना की स्टेज होती है, जहाँ पर सेंटर में अरीना होता है जिस पर उन्हें फाइट करनी है, और साइड पर 4 पिलर्स होते हैं जहाँ पर चारों बड़े क्लैंस बैठेंगे। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग उन सभी से कहते हैं, तुम सभी को मैं वेलकम करता हूँ, मेरा नाम नालैन जियोंग है। नालैन जियोंग उनसे कहते हैं, तो आज के हमारे इस ज़ैंगज़ू सिटी के टूर्नामेंट का मकसद हमारे ज़ैंगज़ू सिटी के बच्चों के टैलेंट्स को देखना है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करे। यहाँ पर कंपटीशन के दौरान रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। लोगों को आपस में तब तक
तक फाइट करनी है जब तक सामने वाला हार ना मान ले, या फिर सामने वाला फाइट करने के काबिल ना रहे, या फिर सामने वाले को मार ना दिया जाए। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ भी किया जा सकता है, सामने वाले को मारना भी अलाउ होगा। तो यहाँ पर चारों बड़ी फैमिलीज के बारे में बताया जाता है। ईस्ट वाली साइड पर गू फैमिली के हेड बैठी होती है जिनका नाम गू किंग होता है। वेस्ट वाली साइड पर लिन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। लिन फैमिली के हेड लिन बा डाओ के हमारे लिन फैंग के तीसरे अंकल हैं। जबकि साउथ स्टैंड की तरफ वैन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। वैन रेन यू नाम होता है उनका। और नॉर्थ स्टैंड की तरफ फ्री ग्रुप है जिसकी लीडर क्यू लैन है और उसके साथ और फाइटर्स हैं। लिन फैमिली के हेड कहते हैं मास्टर जियांग तो काफी ज्यादा क्लेवर निकले, उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान 2 फाइटर्स एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं, इसको भी अलाउ कर दिया है। लगता है कि वो बाकी के सारे क्लैंस के दरमियान में एक फाइट करवाना चाहते हैं। लिन कियान जो कि अपने फादर के साथ ही बैठी होती है वो उनसे कहती है फादर आपके इस बात का क्या मतलब है। फादर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें इस बारे में अभी तक समझ नहीं आई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि नालैन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गू फैमिली के खिलाफ है। अगर यहाँ पर नालैन क्लैन के लोग गू फैमिली के लोगों को कंपटीशन के दौरान मार भी देते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गू फैमिली वाले वू फैमिली के किसी लड़के को मार देते हैं तो इससे इन दोनों बड़े क्लैंस के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर गवर्नर के साथ एक और एल्डर खड़े होते हैं, वो भी नालैन फैमिली से होते हैं। एल्डर कहते हैं मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चों की लिस्ट मिल चुकी है। हमारे पास इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तादाद टोटल 40 है। 40 बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर इन सारी फाइट्स को मैं खुद पर्सनली अरेंज करूंगा। अगर आप में से किसी भी फैमिली हेड को इससे एतराज है तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। सारी फैमिली के हेड उसे कहते हैं नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, आप लोग फाइट को स्टार्ट करवाएं। तो अनाउंसर उनसे कहते हैं अब जबकि तुम में से किसी को भी इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर ठीक है हम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जबकि कियान फैंग क्यू लैन से कहता है क्यू लैन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम सभी को इग्नोर किया गया है, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि हमें इस बात से कोई एतराज है या नहीं। क्यू लैन उसे कहती है फैंग कियान जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, हमें वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर सिंगल एलिमिनेशन राउंड होगा, तुम सभी को एक दूसरे के साथ फाइट करना होगी, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस होगा। 40 में से सिर्फ 20 बच्चे ही आगे जा पाएंगे। क्यू लैन कहती है इनका सेटअप तो काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर टोटल 5 अरीना है, 5 अरीना में टोटल 10 बच्चे एक ही बार में फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे हैं। कि हम लोग सिर्फ 4 बार में यहाँ पर फाइट करेंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर मेन बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी फर्स्ट राउंड में फाइट होने वाली है। नालैन फैंग खुद भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। नालैन फैंग का मुकाबला होता है वैन जिन के साथ, जबकि सेकंड स्टेज के ऊपर गू जुन का मुकाबला लिन वू के साथ होता है। साउथ स्टेज के ऊपर लिन जू का मुकाबला वैन फैंग के साथ होता है और वेस्ट स्टेज के ऊपर नालैन जू का मुकाबला फैंग कियान के साथ है। और हमारी नॉर्थ स्टेज के ऊपर डूमिंग का मुकाबला गू किंग के साथ होता है। तो यहाँ पर डूमिंग हमारा लिन फैंग है, उसने अपना नाम चेंज करके डूमिंग रखा है डिस्गाइज के तौर पर। यहाँ पर जो लोग मैच को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो लोग कहते हैं का मुकाबला नालैन फैंग के साथ है वो तो हारने वाला है। वैन जिन तो बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि अगर वो यहाँ पर इससे फाइट करना भी चाहे तभी वो इस फाइट को नहीं जीत सकता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिन कियान हमारे लिन फैंग की तरफ देखती है और अपने फादर से कहती है फादर जरा डूमिंग की तरफ देखें, क्या आपको ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। तो उसे कहते हैं क्या वाकई में मुझे तो ये जाना पहचाना नहीं लगता। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है जैसा कि ऑडियंस ने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, वैन जिन नालैन फैंग के साथ फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। वो कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया और इनका मैच एंड हो जाता है। जबकि इस स्टेज के ऊपर लिन वू जीत जाता है। और हमारी साउथ स्टेज के ऊपर वैन फैमिली का लड़का जिसका नाम वैन फैंग वोन है अपने ओपोनेंट को हराकर अगले राउंड में चला जाता है। और हमारी वेस्ट स्टेज के ऊपर एक लड़का जिसका नाम फैंग कियान है वो भी जीत जाता है। बाकी के सारे मैचेस की तो फाइट नहीं दिखाई जाती लेकिन हमारे हीरो की फाइट तो दिखाई जाएगी। लिन फैंग का मुकाबला एक लड़के के साथ होता है जिसका नाम गू किंग होता है। तो गू किंग जो कि वहाँ पर लिन फैंग के सामने खड़ा होता है वो सोच रहा होता है अगर मेरा मुकाबला जहाँ पर नालैन के साथ होता फिर तो मैं हार जाता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा मुकाबला उसके साथ नहीं हुआ। यहाँ पर अभी काफी सारे ऐसे वीक लड़के हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला होने पर मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। गू फैमिली के एल्डर अपने लड़के से कहते हैं गू किंग टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस लड़के को हराओ। गू किंग उसे कहता है ठीक है फैमिली हेड मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। साथ ही वो लिन फैंग से कहता है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फैंग इस तरह के डायलॉग बहुत बार सुन चुका है। वो उसकी बात सुनने के बाद अभी उसे घूर कर देख रहा होता है। किंग उसे कहता है लगता है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि अगर तुम खुद से अरीना से नहीं उतरते तो तुम्हारे पास ये राइट्स भी नहीं बचेंगे, तुम यहाँ पर सरेंडर कर सको। लेकिन लिन फैंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार पे हाथ डाल लेता है। यहीं पर हमारे फैंग किंग का भी एक सीन दिखाया जाता है। फैंग किंग जो कि पहली हमारे लिन फैंग से मार खा चुका है वो कहता है लगता है कि गू किंग बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये
किससे पंगा ले रहा है। फैमिली हेड अपने लड़के से कहते हैं, गू किंग, लगता है कि जिस तरह तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। गू किंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा स्नेक बनता है। वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है। सबसे पहले वो उसके हाथ को काटता है और उसके हाथ को काटने के फौरन बाद वो अपनी तलवार को उसके पेट के आर पार धंसा देता है। गू किंग बेचारा यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मर जाता है। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को जान से मार दिया है। ये वाला टूर्नामेंट काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि लिन फेंग इस टूर्नामेंट में जितने भी ओपोनेंट होंगे उन सभी को जान से मार देगा। इससे बाकी सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पर एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।